हेलो बच्चों, आज हम प्राणी जगत चैप्टर पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं एनिमल किंगडम। काफ़ी बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं क्योंकि उन बच्चों को इस चैप्टर के एग्जाम्पल नहीं याद होते हैं। हम आपको बता दें कि इस चैप्टर के जितने भी फाइलम हैं उन सब के एग्जाम्पल की ट्रिक बना कर लाए हैं। आपको सारे एग्जाम्पल ट्रिक से याद करा दिए जाएंगे और जो एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ने में जो कठिन वर्ड होते हैं उनको भी आसानी से समझा दिया जाएगा और बीच बीच में जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इंग्लिश से समझा दिया जाएगा। तो इस चैप्टर से डरने की कोई बात नहीं है। काफ़ी बच्चे डरते हैं और कहते हैं सर इसके क्वेश्चन नहीं बनते। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्राणी जगत क्या बोल रही है एनसीईआरटी इसके बारे में। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन हो चुका है। ये देखिए, आपको जो फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ाया था वहाँ पर बताया गया था कि टोटल कितनी खोजी गई स्पीसीज हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन तक खोजी गई स्पीसीज हैं। 17 से या 18 लाख, जिनमें 1.2 क्या होते हैं, 1.2 एनिमल स्पीसीज होती हैं और जो 0.5 से 0.6 क्या होती हैं, प्लांट स्पीसीज होती हैं। ये कहाँ पर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में, इसी क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण का आधार प्राणियों की संरचना एवं आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मित प्रगुवा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। आपको इस चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले आपको ये दिखा दे रहे हैं। ये सारे फाइलम के नाम हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन फाइलम के नाम और क्रमांक सहित याद करना है, कौन क्रम में कौन आता है। ये पूरे 11 फाइलम हैं, इनको याद करना है। क्योंकि आप जब तक इन फाइलमों के नाम क्रम से याद नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रिक भी नहीं समझ में आएगी और आपके बहुत से डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को देखने से पहले क्या करना है, ये जितने संघ हैं, फाइलम हैं, पूरे 11 के 11 आपको सीरियल वाइज याद रखना होगा। सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट है, तभी हम ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के जरिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला होता है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, ये इंग्लिश में क्यों लिखा है। बेटा ये नाम है, इंग्लिश से हो या हिंदी से, आप भी अपनी आईडी कहीं पर बनाए होंगे तो इंग्लिश से ही बनाए होंगे, ना कि हिंदी से। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं पर हो, आप इंग्लिश से ही आईडी बनाए होंगे, इसलिए ये नाम है। इनको सिलेंट्रेटा हिंदी में चाहे लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, नाम नाम ही रहेगा, इसलिए इतनी इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा सर हिंदी में लाइए, ये नाम है इसलिए हम इनको इंग्लिश में ही याद करेंगे। और इनके जो एग्जाम्पल हैं आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि इंग्लिश में याद करने में ट्रिक आसानी से बन जाती हैं और याद भी जल्दी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके 11 नाम ये कौन कौन से, दूसरा सिलेंट्रेटा हो गया, तीसरा क्या हो गया, टीनोफोरा हो गया, चौथा क्या हो गया, प्लेंटीहेल्मिन्थेज हो गया, पांचवा एस्केल्मेंथेज। एस्केल्मेंथेज को क्या बोलते हैं, निमेटोडा। इसको याद रखिएगा, एस्केल्मेंथेज को क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है निमेटोडा। छठवां कौन हो गया, एनालिडा। सातवां आर्थ्रोपोडा। आठवां मोलस्का। नवां इकाइनोडर्मेटा। 10वां कौन सा हो गया, हेमिकार्डेटा। और 11वां कौन सा हो गया, कार्डेटा। ये 11 के 11 फाइलम आपको एकदम रटे होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, आप बेहतरीन कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे एनसीईआरटी संगठन के स्तर के बारे में पढ़ा रही है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी, यद्यप प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। इसे हाईलाइट कीजिए, इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी अपवाद के जो एनिमल किंगडम के सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में होती है, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। जो ये स्पंज है ये कौन से संघ में आता है, स्पंज आता है पोरीफेरा संघ में, इसलिए इसमें कैसा पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है।
ये सबसे पुराने जीव होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। जो सिलेंट्रेटा होता है, पोरीफेरा के बाद कौन सा आता है? सिलेंट्रेटा। आपको क्रम वाइज याद ही होगा। सिलेंट्रेटा में कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, अतः उनमें क्या होता है, उनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती है। तो सिलेंट्रेटा में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? ऊतक स्तर की व्यवस्था पाई जाती है। सिलेंट्रेटा में कैसी व्यवस्था पाई जाती है? ऊतक स्तर की व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। आगे एनसीईआरटी बोल रही है, इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लैटिहेल्मिन्थेज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिनमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष प्रकार कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा तथा रज्जुकी, रज्जुकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्डेटा, में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक, ये आपको याद ही हो गया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको ये याद करना है, शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहलाती है। अब आपको एक बार संक्षेप में बता देते हैं क्या बोल रही है इन लाइनों में एनसीईआरटी। इन लाइनों में एनसीईआरटी ने इतना बोला है कि कोशिका स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में। इसके बाद कोशिकाएं जो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ऊतक स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, दो में पाया जाता है। ऊतक स्तर का किसमें पाया जाता है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। आप चाहे तो एनसीईआरटी के बगल में लिख सकते हैं। उसके बाद ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? प्लैटिहेल्मिन्थेज में। और उसके बाद अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। इसके बाद जो प्लैटिहेल्मिन्थेज के बाद जितने भी संघ आते हैं उसमें किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपको भूलेगा भी नहीं। आगे एनसीईआरटी बोल रही है, विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। पाचन दो प्रकार का पाया जाता है, पूर्ण और अपूर्ण। अपूर्ण पाचन तंत्र में क्या होता है? इसमें पाचन तंत्र का केवल एक द्वार होता है, अर्थात मुख और गूदा जो होते हैं वो एक ही द्वार से उनका काम किया जाता है। मुख और गूदा के लिए एक ही द्वार होता है। इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के सिस्टम को अपूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटिहेल्मिन्थेज में क्या पाया जाता है? अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेज में कैसा पाचन पाया जाता है? अपूर्ण पाचन पाया जाता है। इसे हाईलाइट कर लीजिए। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गूदा दोनों का काम करता है। इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लैटिहेल्मिन्थेज। प्लैटिहेल्मिन्थेज के साथ साथ किसमें और होता है? इसके दो पहले जो दो संघ आते हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। अब आप पूछेंगे कि सर पोरीफेरा में क्या होता है? तो आपको बता दें, पोरीफेरा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद पूर्ण पाचन तंत्र आता है। पूर्ण पाचन तंत्र में क्या होता है? इसमें पाचन तंत्र के दो द्वार होते हैं, एक मुख और दूसरा कौन सा होता है? गूदा। ये किस में पाया जाता है? प्लैटिहेल्मिन्थेज से जितने बाद में पाए जाते हैं। प्लैटिहेल्मिन्थेज के बाद जो संघ पाए जाते हैं उनमें कैसा पाचन तंत्र पाया जाता है? पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। आप याद रखिएगा, आपको वो या इसीलिए पहले वो याद करवा दिया है। अब इसकी ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक 5 से 11। 5 के कौन आता है? 5 में कौन आता है? इसीलिए हम कह रहे थे क्रम से याद करिए। 5 में आता है एस्केल्मेंथेज। 5 से 11 कार्डेटा तक कैसे पाए जाते हैं? पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इसकी ट्रिक हो गई 5 से 11। ये आप कोष्टक में लिख लीजिए कि 5 से 11 तक कैसा पाचन तंत्र पाया जाता है? पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है। खुला परिसंचरण खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर की ओर भेजा जाता है तथा कोशिकाएं एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? उसकी ये ट्रिक लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। किसकी ट्रिक है? खुले परिसंचरण तंत्र की ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या होती है? हेमा। हेमा का मतलब क्या होता है? H से हेमिकॉर्डेटा, E से इकाइनोडर्मेटा, M से मोलस्का और A से आर्थ्रोपोडा। हेमा में ही केवल खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बाकी सब में या तो अनुपस्थित होता है या फिर बंद प्रकार का पाया जाता है। खुले परिसंचरण
तंत्र की ट्रिक क्या है? हेमा याद रखिएगा, हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। इसको हम बगल में लिख भी लिया है साइड में, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी में अपने लिख लीजिएगा। उसके बाद कौन सा आता है? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, जैसे धमनी, सिरा तथा ये देखिए कोशिकाएं नहीं है यहाँ पर, केशिकाएं हैं, कैपलरीज। ये सही कर लीजिएगा अपने एनसीईआरटी में। यहाँ पर क्या है? कैपलरीज, केशिकाएं बोलते हैं उनको। इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र केवल दो में पाया जाता है। किसमें? एनेलिडा और कार्डेटा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने एनसीईआरटी में किसमें पाया जाता है? एनेलिडा और कार्डेटा। बाकी किसी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी ने क्या बोला है? सममिति के बारे में बोला है। सिमेट्री इंग्लिश में इसको बोलते हैं। सममिति होता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, शरीर में पाया जाने वाला हिस्सा तल जो शरीर को दो एक समान भागों में बांट सके उसे सममित कहते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? प्राणी को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। जैसे स्पंज मुख्यतः असममित होता है। हाईलाइट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो स्पंज होता है, स्पंज किस में आता है? पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा में कैसी स्थिति पाई जाती? असममित होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुख्यतः एनसीईआरटी ने लिखा है मुख्यतः, मतलब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं जिसमें जो एसिमेट्रिकल नहीं होते। इसका अपवाद हम आपको बता दें क्या होता है? साइफा होता है। साइफा में अरिसममित पाई जाती है, इसलिए मुख्यतः याद रखिएगा। यहाँ से आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती, उसे एसिमेट्रिकल बोलते हैं। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर दे तो इसे अरिसममित बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? जब किसी भी अक्ष से, वो केंद्रीय अक्ष होना चाहिए, केंद्रीय अक्ष से गुजर, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो भागों में समरूप भाग, कैसे भाग हैं? समरूप भाग में विभाजित कर दे, उसे कौन सी सममिति बोलते हैं? अरिसममित बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री बोला जाता है। आप गेंद बॉल को देखें, बॉल को आप किसी भी भाग से उसको काट दें, उसके जो भाग होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? समरूप भाग होंगे। केंद्रीय अक्ष से आप काटोगे बॉल को, आप चाहे जिधर से काट दें तो दो भाग जो बनेंगे वो हमेशा एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे। इसी को क्या बोलते हैं? अरिसममित बोलते हैं। ये किस किस में पाई जाती है? ये तीन में पाई जाती है। इसकी ट्रिक है, पहले आप ऐसे याद कीजिए। ये देखिए उदाहरण दिए गए हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इसकी ट्रिक क्या है? ETC। आप किसी पैराग्राफ के लिखने के बाद ETC, एग्जाम्पल लिखने के बाद और के लिए ETC लिखते हैं, उसी से आप इसी को ट्रिक बना सकते हैं। ETC, ई से क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। टी से क्या हो जाएगा? टीनोफोरा। सी से क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा। आपको बता दें जो इकाइनोडर्मेटा है उसके वयस्क, जो वयस्क होता है उसी में केवल रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जो लार्वा होता है उसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, जो इकाइनोडर्मेटा है वयस्क को होना चाहिए में इस प्रकार की सममिति होती है। किंतु एनीलिड, आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर को दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममित बोलते हैं। द्विपार्श्व सममित किस किस में देखने को मिलती है? द्विपार्श्व सममित देखने को मिलती है प्लैंटी से लेकर कार्डेटा तक। कहाँ से कहाँ तक? प्लैंटी हेलमिंथेस से लेकर कार्डेटा तक सभी में क्या पाई जाती है? सभी में कैसी पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। इसका किसको छोड़ना है? इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें भी यही पाई जाती है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा का वयस्क जो होता है उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसमें कैसी पाई जाती है? उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ पर क्या छोड़ना है? इकाइनोडर्मेटा जो वयस्क होता है उसको छोड़ना है। लार्वा में कैसी पाई जाएगी? लार्वा में पाई जाती है बाइलेटरल। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी बोल रही है द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन। ये द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी होते क्या हैं?
द्विकोरकी जंतु उन्हें कहते हैं जिनमें भ्रूणी अवस्था में 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, उन्हें द्विकोरकी कहते हैं। त्रिकोरकी क्या होते हैं? त्रिकोरकी उन्हें कहते हैं जिनके भ्रूणी अवस्था में 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, उन्हें त्रिकोरकी कहते हैं। ये आप की पॉइंट याद कर लीजिए, उसके बाद इसे पढ़ते हैं। जिन प्राणियों का शरीर, क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, कौन कौन सी? बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा जिसे बोलते हैं, तथा आंतरिक एंडोडर्म, अंतः त्वचा, वे द्विकोरकी कहलाते हैं। इनमें आपको बता दें कि जो मीजोडर्म होती है वो अनुपस्थित होती है। द्विकोरकी में कौन कौन सी पाई जाती है? एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा और आंतरिक एंडोडर्म। मीजोडर्म अनुपस्थित होते हैं। उन जंतुओं को क्या बोलते हैं? द्विकोरकी जंतु कहते हैं। जैसे सिलेंट्रेटा, इसका उदाहरण भी याद रखिएगा, कौन है? सिलेंट्रेटा। उसके बाद वे प्राणी जिनमें विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणी स्तर मीजोडर्म होता है, उन्हें त्रिकोरकी प्राणी कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? त्रिकोरकी प्राणी बोलते हैं। त्रिकोरकी में कहाँ से कहाँ तक आते हैं? प्लैटिहेल्मिन्थेस से रज्जुकी तक। ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? 4 से 11, 4 से 11 तक कैसे होते हैं? त्रिकोरकी। बाकी सब जो सिलेंट्रेटा होता है वो कैसा होता है? सिलेंट्रेटा और इसके बाद जो पाया जाता है टीनोफोरा, ये कैसे होते हैं? ये द्विकोरकी होते हैं। पोरीफेरा को भी सामान्यतः द्विकोरकी कहा जाता है, लेकिन यह सत्य द्विकोरकी नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चित्र दिया गया है। चित्र में ये देखिए, चित्र इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप चित्र को नहीं छोड़ सकते हैं। चित्र में देखिए पहला दिया गया है किसका? द्विकोरकी जंतु का। ये वाला किसका है? ये द्विकोरकी जंतु का है। इसमें ये बाह्य त्वचा एक्टोडर्म में पाई जा रही है और ये एंडोडर्म में पाई जा रही है। इनके बीच में जो हल्का रेड कलर का है इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। ये मीजोडर्म के जैसी नहीं होती है, ये मीजोग्लिया होती है जो क्या काम करती है? ये जेली के समान होती है। और कैसी होती है? आकोष्ठीय परत होती है तथा अविभेदित होती है, विभेदित नहीं होती है। एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के बीच पाई जाती है। ये मीजोग्लिया, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद ये किसका चित्र है? ये है 52 नंबर वाला चित्र किसका है? त्रिकोरकी का। ये त्रिकोरकी का। इनके देखो एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। यहाँ पर मीजोडर्म पाई जा रही है, इन्हें त्रिकोरकी जंतु कहते हैं। और ये ऊपर चित्र किसका है? ये द्विपार्श्व सममित का है। और ये जो किसका है? अरिसम्मित का। इसमें किसी भी अच्छे से काटते हैं, किसी भी अच्छे से काटने पर वो समान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आगे एनसीईआरटी प्रगुआ सीलोम के बारे में बोल रही है। सीलोम का की कॉन्सेप्ट क्या है? सीलोम कब बनती है? सीलोम कैविटी प्लस मीजोडर्मल अस्तर होता है, जो उसको मिलाकर क्या बनती है? सीलोम या प्रगुआ बनती है। ये की कॉन्सेप्ट है। सीलोम बराबर क्या होता है? कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? गुहा और मीजोडर्मल स्तर। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थित अथवा अनुपस्थित वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं। यह देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि मीजोडर्म जिसे मध्य त्वचा कहते हैं से आच्छादित शरीर गुहा को, देह गुहा को क्या बोलते हैं? प्रगुहा बोलते हैं। इससे युक्त प्राणी को प्रगोही प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनेलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा तथा कार्डेटा। प्रगोही जंतु कौन कौन से होते हैं? प्रगोही जंतु कौन कौन आते हैं? प्रगोही जंतु में एनेलिडा से लगाकर कार्डेटा तक के जंतु आते हैं। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक आते हैं? एनेलिडा से कार्डेटा तक। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। ये सब कैसे होते हैं? सीलोमेट होते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी बोल रही है कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा मीजोडर्म, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैलियों के रूप में पाई जाती है। ऐसी गुहा को क्या बोलते हैं? कूटगुहिका कहते हैं। ऐसी गुहा को क्या बोलते हैं? कूटगुहिका कहते हैं। ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है स्केलमेंथीज में पाई जाती है। इसके बाद जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुही कहते हैं, एसिलोमेट कहते हैं। ये किस में होता है? ये प्लैटिहेल्मिन्थीज में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एक बार फिर संक्षेप में बता देते हैं कि जो सीलोम के आधार पर, गुहा के आधार पर इनको कितने भागों में बांट सकते हैं।
इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है जिनमें सीलोम अनुपस्थित है, उन्हें क्या बोलते हैं, एसीलोमेट, अप्रगोही बोलते हैं। उसके बाद स्यूडोसीलोमेट आता है, जिसमें क्या होता है, मीजोडर्मल स्तर पाया जाता है, लेकिन वह पाउच के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आता है सीलोमेट। सीलोमेट में कौन कौन से आते हैं उसके एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। ये सीलोमेट जो होते हैं उनमें क्या होता है कि इसमें मीजोडर्मल स्तर नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। इस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं, ई सीलोमेट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से उदाहरण है, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेंटी। उसके बाद स्यूडोसोलोमेट। स्यूडोसोलोमेट में कौन आता है, एस्के एल्मेंथिस, जिसे निमेटोडा बोलते हैं। उसके बाद सिलोमेट। सिलोमेट में कौन सा आता है, एनेलिडा से लेकर प्लेंटी एल्मेंथिस तक के सभी सदस्य आते हैं। आप उसको ट्रिक बना सकते हैं, वो उन नंबरों से आप उनकी ट्रिक बना सकते हैं। इसके बाद आता है खंडी भवन। खंडी भवन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिगमेंटेशन बोलते हैं। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछेगा, नीट क्वेश्चन ये पूछेगा कि बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध विभाजित रहता है, ये याद रखिएगा। वहाँ दे देगा कि एक तरफ से रहता है, तो ये कथन गलत है, दोनों ओर से रहता है, याद रखिएगा। जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए के शरीर का खंडी भवन होता है और यह विखंडा अवस्था कहलाती है। खंडी भवन केवल 3 जंतुओं में पाया जाता है, 3 संघों फाइलम में पाया जाता है। उसकी ट्रिक क्या है, एएसी में ही केवल खंडी भवन पाया जाता है। उसकी ट्रिक हम लेकर आए हैं। खंडी भवन केवल 3 में, याद करिए, एएसी, ए से एनेलिडा और दूसरे ए से आर्थ्रोपोडा, सी से कॉर्डेटा। इसके अलावा किसी में खंडी भवन नहीं पाया जाता। आप पूरी एनसीईआरटी में दिया गया है बीच बीच में, लेकिन आपको हम एक जगह लेकर आ गए हैं कि 3 में ही केवल पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं पाया जाता। आप एक जगह याद कर लीजिए, आपको पूरी एनसीईआरटी में कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि खंडी भवन पाया जाता है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठरज्जु। इसके बाद इसके बारे में क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, शलाका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मीजोडर्मल से उत्पन्न होती है, जो भूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी अर्थात कॉर्डेटा कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को आरज्जुकी नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ये पृष्ठरज्जु के बारे में हो गया। इसके बाद बोला है प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय में शेष भाग में किया गया है। आगे एनसीईआरटी अपना पहला फाइलम पढ़ा रही है जिसका नाम क्या है, पोरीफेरा। इसको आप कभी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है, पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पंज है। पोरीफेरा नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाम क्यों दिया गया। पोरीफेरा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पोरीफेरा बोला जाता है। और इन्हें स्पंज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें पाई जाती है स्पंजोसिल गुहा, इसलिए इन्हें स्पंज बोला जाता है। पहले तो आपको नाम ही क्लियर होना चाहिए क्यों बोला गया। आपको अगर यही नहीं आ रहा तो आप बेकार में तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको ये सवाल उठना चाहिए क्यों बोला जाता है, इन्हें इनके नाम क्यों दिए गए। आगे बढ़ते हैं। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। देखिए आ गया ना स्पंज। स्पंज क्यों कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या पाई जा रही है, स्पंजोसिल गुहा पाई जा रही है। सामान्यतः लवणीय एवं असममित होते हैं। ये सब आर्द्र बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है। शरीर का संगठन कैसा होता है, शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इसके बाद स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अद्वितीय लक्षण है कि इसमें क्या पाया जाता है, जल नाल तंत्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है, जल सूक्ष्मरंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा, जिसे स्पंजोसेल बोलते हैं, उसमें प्रवेश करता है। इसके शरीर पर 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक बड़ा होता है जिसे बोलते हैं ऑस्कुलम, और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से क्या होता है, जल अंदर प्रवेश करता है। जब जल अंदर प्रवेश करता है, कहाँ पर प्रवेश करता है, स्पंजोसील गुहा में, तो और उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। जब जल प्रवेश करता है तो ये क्या क्या कर इसके साथ भोजन को एकत्रित करता है,
जिससे भोजन आ जाता है। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये क्या क्या कार्य करता है, भोजन को एकत्रित करता है अर्थात उसको पोषण देता है। दूसरा काम क्या करता है, श्वसन करता है। तीसरा काम क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इंपॉर्टेंट है, अभी एनसीईआरटी ने आगे बोला भी है। जल सूक्ष्मरंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा प्रवेश करता है और किसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ऑस्ट्रिया के द्वारा प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने इसके कार्य हैं, ये क्या है, ये कार्य हैं। ये कार्य भी इंपॉर्टेंट है। क्या कार्य हैं, भोजन को जमा करने अर्थात पोषण के लिए उपयोग होता है, ये अभी देख रहे हैं इसको। और क्या करता है, श्वसन के लिए और उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जित करने के लिए। इसके 3 कार्य होते हैं, तीनों कार्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद इसका एक अद्वितीय लक्षण और होता है, इसमें क्या पाई जाती हैं, कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कॉलर कोशिकाएं कहते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं, स्पंज गुहा होती है उसमें पाई जाती हैं, और जो नाल तंत्र होता है उसमें पाई जाती हैं, उसको स्तरित करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाओं में पाचन होता है। और किस प्रकार का पाचन होता है, अंतरा कोशिकीय पाचन होता है, ये याद रखिएगा। किस प्रकार का पाचन होता है कोइनोसाइट कोशिकाओं में, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। इन कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय, इंट्रासेलुलर, अंतरा कोशिकीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, अर्थात वे कैसे होते हैं, उभयलिंगाश्रयी होते हैं। नर तथा मादा कैसे होते हैं, उभयलिंगाश्रयी होते हैं, उभयलिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिनमें वयस्क के से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकन, साइफा जिसे बोलते हैं, इनके उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो इनके आगे जो इनके सामान्य नाम है उनको भी बहुत पूछा गया है। साइकॉन को क्या बोलते हैं, साइफा बोलते हैं। स्पॉन्जिला जिसे स्वच्छ जलीय स्पंज बोलते हैं, और यूस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बॉथ स्पंज बोलते हैं। ये याद रखिएगा, इनके उदाहरण से अक्सर सवाल बनते हैं, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ये देखिए चित्र भी दिया गया है। पहला किसका है, आ नंबर साइकॉन साइफा का है। ये चित्र किसका है, पहला वाला, ये क्या है, साइफा है। और ये दूसरा क्या है, दूसरा यूस्पॉन्जिया है। यूस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। इसे किस प्रकार याद रख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये नहाने के साबुन के आकार का थोड़ा दिख रहा है। इसे इसलिए क्या बोल सकते हैं आप, इसे यूस्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पंज कहते हैं, इसलिए नहाने के साबुन के आकार का दिख रहा है, इसलिए आप इसे बाथ स्पंज बोल सकते हैं। इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं। और ये तीसरा क्या है, ये स्पॉन्जिला है। इसके ये उदाहरण है, याद रखिएगा, चित्र भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे संघ सिलेंट्रेटा जिसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नाइडेरिया बोलते हैं। अब फिर आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर इसे सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, नाइडेरिया क्यों बोलते हैं। सिलेंट्रेटा बच्चों इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सिलेंट्रेन गुहा पाई जाती है। सिलेंट्रेन गुहा पाने के कारण इन्हें क्या बोल दिया गया, सिलेंट्रेटा बोल दिया गया। और आप पूछेंगे सर इन्हें नाइडेरिया फिर क्यों बोलते हैं, तो नाइडेरिया इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें दंश कोशिका पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट पाए जाने के कारण इन्हें नाइडेरिया बोल दिया गया। ठीक है, क्यों बोला जाता है, समझ में आ गया। जब तक आप यही नहीं समझेंगे तो आपको ये चैप्टर टफ लगता चला जाएगा। काफ़ी बच्चे बोरिंग हो जाते हैं कि सर हमको पढ़ने में अच्छा ही नहीं लग रहा, क्या करें, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों छोड़ना नहीं है, यहाँ से 20 क्वेश्चन का 20 नंबर का वो है, 20 नंबर यहाँ से बनते हैं। 20 नंबर काफ़ी होते हैं, आपकी रैंक को इधर से उधर कर देंगे 20 नंबर, आप ये याद रखिएगा। संघ सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ते हैं। ये जलीय, अधिकांशतः समुद्री, स्थावर और मुक्त तैरने वाले प्राणी हैं। ये कैसे होते हैं, अधिकांशतः कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना। ये देखिए इसमें दिया गया है, क्यों पड़ा इसमें नाम नाइडेरिया, किस कारण से पड़ा,
क्योंकि इनमें दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका को क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट बोलते हैं या निमैटोब्लास्ट बोलते हैं, इसलिए इन्हें नाइडेरिया बोला गया। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं ये भी याद रखिएगा। स्पर्शकों, स्पर्शकों का मतलब क्या होता है? टेंटिकल्स, इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती हैं? और शरीर के अन्य अंगों पर भी पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या होता है? कार्य भी इम्पोर्टेंट है, कार्य भी हर साल लगभग पूछता ही है कि कार्य इनके क्या है। नीडोब्लास्ट के कार्य क्या क्या है? स्थिरक, रक्षा तथा शिकार। क्या क्या कार्य हैं? स्थिरक, रक्षा तथा शिकार। अब यहाँ पर स्थिरक शब्द आया है, बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, सर ये स्थिरक क्या है? स्थिरक का मतलब होता है चिपकने में सहायता करना, कहीं पर अटैचमेंट बनाने में यही कोशिकाएं मदद करती हैं। स्थिरक का मतलब ये है। ठीक है, आपको जो ये क्वेश्चन में ये जो ये टफ लगता है, आपको जो वर्ड है वो टफ लगता है, उसको हम आसानी से आपको समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए चित्र दिया गया है, चित्र को अभी देखते हैं। पहले थोड़ी एनसीईआरटी रीडिंग इसकी कर लेते हैं। पकड़ने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रही है? आगे एनसीईआरटी ने बोला है नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है। नाइडेरिया में, नाइडेरिया का मतलब यहाँ देखिए, नाइडेरिया के नाम से भी पूछ सकता है, वहाँ पर सिलेंट्रेटा ना पूछ कर क्या बोल देगा? नाइडेरिया। तो आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि नाइडेरिया में कैसा होता है? ऊतक स्तर का संगठन होता है। और ये द्विकोरकी होते हैं, आपको वहाँ भी पढ़ा चुके हैं द्विकोरकी कौन कौन से होते थे। द्विकोरकी होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का पाचन होता है। ये पाचन देखिए, पाचन लिखना भूल गए एनसीईआरटी। यहाँ पर क्या है? इनमें अंतराकोशिकी एवं अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का पाचन होता है। अंतःकोशिकी को इंटरसेलुलर बोलते हैं और अंतराकोशिकी को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर बोलते हैं। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल, कोरल जिन्हें बोलते हैं, में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। आपको अभी ट्रिक से उदाहरण याद कराएंगे, तब बताएंगे कोरल कौन कौन से होते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्या पाए जाते हैं? कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर दो आकारों पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है। आपको बता दें जो पॉलिप होता है क्या होता है? पॉलिप बेलनाकार होता है और कॉलोनियल होता है। और इसका जो मुख होता है, ये देखिए, इसका चित्र देख के बताते हैं। ये कौन सा है? ये पॉलिप है। इसका जो मुख होता है कैसा होता है? मुख तथा टेंटिकल ऊपर की ओर होते हैं। इसमें जो ये मुख है, ये मुख हो गया, और इसके ये जो पाए जा रहे हैं ये टेंटिकल हैं, ये ऊपर की ओर होते हैं। और ये कैसा रूप होता है? ये अलैंगिक रूप होता है, एसेक्सुअल रूप होता है। और ये किस किस में पाया जाता है? ये एडमीसिया में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है तथा कोरल्स में पाया जाता है। आप साइड में यहाँ पर लिख लीजिए किस में पाया जाता है। अभी नीचे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बताएंगे किसमें, एडमीसिया में, हाइड्रा में और कोरल्स में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा इसका रूप होता है मेडुसा। मेडुसा के बारे में क्या बोल रही है एनसीईआरटी? मेडुसा से बनता है पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है, जैसे हाइड्रा। इसका एग्जाम्पल याद रखना, हाइड्रा। उसके बाद मेडुसा, ये छतरी के आकार का होता है तथा मुक्त प्लावी होता है। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा होता है? मेडुसा जो होता है छतरी के समान, छाते के समान होता है और मुक्त प्लावी होता है, जैसे कि ओरेलिया या जेलीफिश। ओरेलिया को ही क्या बोलते हैं? जेलीफिश बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? वे नाइडेरिया जिन पर दोनों पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है। ओबेलिया तथा फाइसेलिया जो दो उदाहरण हैं इसके सिलेंट्रेटा के, उनमें क्या होता है? पॉलिप तथा मेडुसा दोनों अवस्था पाई जाती है। सामान्यतः तो ये एक एक अवस्था में पाए जाते हैं, पॉलिप अलग मेडुसा अलग। लेकिन जो ओबेलिया और फाइसेलिया है उसमें क्या होता है? इसमें पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं। पॉलिप मेडुसा में चेंज हो जाता है, मेडुसा किस में चेंज हो जाता है? पॉलिप में चेंज हो जाता है। पॉलिप सेक्सुअल जनन करके मेडुसा बना लेता है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या कर लेता है? पॉलिप में चेंज हो जाता है। ये सिर्फ दो में होता है, किसमें? ओबेलिया और फाइसेलिया में। इस चेंज होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है, इस चेंज होने की क्रिया को ही बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए।
किसमें पाया जाता है? ओबेलिया। ओबेलिया पॉलिप लैंगिक जनन द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया, इसे क्या बोलते हैं? पुर्तगाली युद्ध मानव। इसके उदाहरण हैं, उदाहरण की ट्रिक लाए हैं। ये उदाहरण हिंदी में दिए गए हैं लेकिन हम इसकी इंग्लिश की ट्रिक लाए हैं। आप नीचे थोड़ा बढ़िए, आपकी ये देखिए, ये ट्रिक लेकर आए हैं और इसकी क्या लेकर आए हैं? ट्रिक के साथ इसके एग्जाम्पल लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है? पहले इसके एग्जाम्पल देखिए, फिर ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये ट्रिक है ऊपर और नीचे क्या है इसके एग्जाम्पल। पहले एक बार एग्जाम्पल याद करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, याद हो रहे हैं कि नहीं। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रा, दूसरा है ओबेलिया जिसे क्या बोलते हैं? सीफर, दूसरा के बाद तीसरा आ गया फाइसेलिया जिसे क्या बोलते हैं? पुर्तगालीज मैन ऑफ वार। अब फिर सर बोलोगे आप इंग्लिश में ले गए, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो आपको बता दें बेटा, आपको अगर सिलेक्ट होना है तो इसके जो एग्जाम्पल हैं इंग्लिश में याद करिएगा। इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश में आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इनकी ट्रिक भी बनाई जा चुकी है, इसलिए आपको आसानी से कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका पेपर 2 उसमें आता है। बगल में इंग्लिश लिखी रहती है, साइड में हिंदी लिखी रहती है, इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है इंग्लिश हिंदी में। ध्यान रखिएगा, वो तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान होते हैं कि अगर कोई इंग्लिश में वर्ड कठिन आ गया तो वो हिंदी थोड़ी देखेंगे, क्योंकि उनको हिंदी आती ही नहीं। आप लोगों को दोनों लैंग्वेज आती है, इसलिए आप बेस्ट हो। तीसरा फाइसेलिया, चौथा का हो गया एडमीसिया। एडमीसिया को क्या बोलते हैं? सी एनिमोन। पांचवा गॉर्गोनिया। छठवां कौन सा हो गया? पेनेटूला जिसे क्या बोलते हैं? सी फैन। छठवां कौन सा हो गया? छठवां पेनेटूला जिसे सी पेन बोलते हैं। सातवां मेडरीना जिसे ब्रेन कोलर बोलते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, समझ में आएगा थोड़ा, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। पहला हो गया हाइड्रा जिसे स्वच्छ जली जंतु कहते हैं। दूसरा ओबेलिया, तीसरा फाइसेलिया, चौथा एडमीसिया, पांचवा गॉर्गोनिया, छठवां पेनेटूला, सातवां मेडरीना। आपको याद हुआ ये? अब देखिए, अब ट्रिक में क्या है। ट्रिक में आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक दोस्त है, ओबी नाम का एक बालक है जिसका एक दोस्त है। वो उसको पूछ रहा है कि उसे फिजिक्स नहीं आती थी ओबी को, तो उससे क्या बोल रहा है उसका जो दोस्त है, किस प्रकार उसको फिजिक्स आएगी। जो आप फिजिक्स आपको भी नहीं आती तो आप भी अगर ये करेंगे तो आपको फिजिक्स आने लगेगी, ये हम कह सकते हैं। तो वो जो दोस्त है ओबी को क्या बोलता है, कह रहा है हाय हाय ओबी, फिजिक्स नहीं आती, गौर से पेन से मेहनत करो। आपको भी पता होगा जितना आप फिजिक्स के सवाल पेन से लिख लिख के करेंगे आपको उतनी फिजिक्स आएगी, ये याद रखिएगा। तो ये इसकी ट्रिक है, हाय ओबी फिजिक्स नहीं आती, गौर से पेन से मेहनत करो। इसमें जो इंग्लिश से लिखे गए हैं वही केवल ट्रिक है, जो हिंदी से लिखे गए हैं उनको जोड़ा गया है। तो हाय से HY से क्या हो गया? हाइड्रा। ओबी से क्या हो गया? ओबेलिया। फिजिक्स से क्या हो गया? फाइसेलिया। इनसे मिलाते जाइएगा आप, आपको याद हो रहा है कि नहीं? PHY से फाइसेलिया हो गया, फिजिक्स से नहीं को ऐड किया गया है। आती से क्या हो गया? आती से हो गया एडमीसिया। इसके बाद क्या आता है? गौर से क्या हो गया? गॉर्गोनिया। और इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद पेन से क्या हो गया? पेनेटुला। और इसके बाद लास्ट मेहनत करो, मेहनत से क्या हो गया? मेहनत से मेडरीना। अब आपको बताओ, ये ट्रिक पढ़ के बताओ आपको एग्जाम्पल याद हुए कि नहीं। आप कमेंट करके बताइए आपको एग्जाम्पल याद हुए या नहीं। हाय ओबी फिजिक्स नहीं आती, गौर से पेन से मेहनत करो। हाय से हाइड्रा, ओबी से ओबेलिया, फिजिक्स से फाइसेलिया, आती से एडमीसिया, गौर से गॉर्गोनिया, पेन से पेनेटुला, मेहनत से मेडरीना। आपको याद हुआ या नहीं बताइए इसके एग्जाम्पल। याद हो गए होंगे उम्मीद है, इसीलिए आपको हमने 2 बार पढ़ा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके जो ये नाम है साधारण नाम, इनको भी याद कर लीजिएगा, मैचिंग में यहाँ से भी सवाल पूछता है। ओबेलिया को क्या बोलते हैं? सीफर बोलते हैं। फाइसेलिया को क्या बोलते हैं? पुर्तगालीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। एडमीसिया को क्या बोलते हैं? सी एनिमोन बोलते हैं। गॉर्गोनिया को क्या बोलते हैं? सी फैन बोलते हैं। पेनेटुला को क्या बोलते हैं? सी पेन बोलते हैं। इसके बाद मेडरीना को क्या बोलते हैं? ब्रेन कोलर। अब आपको एक और ट्रिक बताते हैं। वहाँ पर आया था ऊपर कोरल्स नाम से। कोरल्स किन्हें कहते हैं? जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का
क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। तो ये जो 3 है इनमें ही क्या पाया जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। CaCO3 का बाय कंकाल पाया जाता है। ये 3 गोर्गोनिया, पेनेटुला और मैंड्रीना 3 में ही केवल पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। याद हो गया आपको? उम्मीद है आपको यह ट्रिक अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, आपको ट्रिक अच्छी लगी है। देखिए ट्रिक बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए आपको आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आसानी से पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या ऊपर ही थोड़ा जाएंगे, क्योंकि ऊपर है संघ कौन सा। ये देखिए इसके एग्जांपल यहाँ भी दिए गए हैं। फाइसेलिया देखिए इंग्लिश में, हिंदी में इनाम इनके इंग्लिश में दिए। इंग्लिश नाम तो कहने को हैं। फाइसेलिया हमने भी पढ़ाया। पुर्तगाली युद्ध मानव उसे बोलते हैं। एडमिसिया, सब नाम हिंदी से, नाम तो नाम होते हैं ना, नाम हिंदी से लिखो या इंग्लिश से। नाम नाम है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि इंग्लिश से नाम में ट्रिक बनाने में आसान होती है, इसलिए इंग्लिश से नाम याद करिएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संघ टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोफोरा इसका नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले तो यही सवाल है, टीनोफोरा नाम क्यों पड़ा? तो टीनोफोरा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें पाई जाती हैं कंघी के समान संरचनाएं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? टीनोफोरा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीनोफोरा जिन्हें कंकटधर बोलते हैं। कंकटधर, काफ़ी ज़्यादा हिंदी लिखते हैं। टीनोफोरा को क्या बोलते हैं? कंकटधर, जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काम्बजेली बोला जाता है। ठीक है, जो सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वालनट या कंकाल जेली, काम्बजेली कहते हैं। ये समुद्री, सभी समुद्रवासी होते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, समुद्रवासी सब कौन से होते हैं? ये सभी जो टीनोफोरा के सदस्य होते हैं सभी कैसे होते हैं? समुद्रवासी होते हैं। इसकी भी एक ट्रिक आपको आज दिए दे रहे हैं। क्या ट्रिक है कि एक ट्रिक आप याद कर लीजिए। दा सुना है? THE ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं। THE केवल समुद्र में पाए जाते हैं, स्थल पर ये पाए ही नहीं जाते। बस ट्रिक से पूरा खत्म। जितना आए, जितने संघ है सब में केवल ये 3 याद कर लीजिए। यही केवल कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। टी से टीनोफोरा, H से हेमिकार्डेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा। आप एनसीईआरटी में नीचे लिख लीजिएगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। टी से टीनोफोरा, H से हेमिकार्डेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा। यही केवल हैं 3 जो कहाँ पर पाए जा रहे हैं? समुद्र में केवल पाए जा रहे हैं, केवल समुद्र में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपको ये याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये सभी समुद्रवासी हरी सममित द्विकोरकी जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। आपको वहाँ पर पढ़ाया, इसमें कैसा पाया जाता है? ऊतक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकट पट्टियाँ पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि शरीर में 8 बाह्य पक्षमाभी कंकट पट्टियाँ पाई जाती हैं, जो किस में सहायता करती हैं? जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। इंटरसेलुलर तथा इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का इसमें पाचन पाया जाता है। जीव संदीप्ति, ये बायोलुमिनेंस इनको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी क्षमता होती है। जीव संदीप्ति दर्शाने की क्षमता होती है। प्राणियों के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होती है। ये उदाहरण उसके हैं। आगे बढ़ते हैं। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है, नर एवं मादा अलग नहीं होते। नर एवं मादा कैसे होते हैं? एक ही उसमें होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। उदाहरण क्या क्या है इसके? 2 उदाहरण हैं, ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। कौन कौन से उदाहरण हैं? प्लूरोब्रैंकिया तथा टीनोप्लाना। इसके वो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, 2 उदाहरण, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। ठीक है, आपका ये टीनोफोरा भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। संघ प्लैंटिहेल्मिंथ, जिन्हें क्या बोलते हैं? चपटे क्रम बोला जाता है। चपटे क्रम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो चपटा होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? चपटे क्रम बोलते हैं, याद रखिएगा। फ्लैट वार्म बोला जाता है। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे क्रम कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए। इस समूह के अधिकांश सदस्य प्राणी
मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर अंतः शब्द का याद रखिए, अंतः परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी नहीं होते। चपटे क्रमी द्विपार्श्व सम्मित होती है, त्रिकोणीय तथा अप्रगोही होते हैं। इनमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। आपको वहाँ पर पढ़ा चुके हैं कैसा स्तर का संगठन पाया जाता है, अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह में अवशोषित कर लेते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ज्वाला कोशिकाएं क्या करती हैं, परासरण नियमन तथा परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। अब ये जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। फ्लेम मिस ज्वाला होती है ना, इसे फ्लेम सेल बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। याद रखिएगा, फ्लेम सेल को ही बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या इन्हीं को बोला जाता है सोलेनोसाइट सेल। सोलेनोसाइट सेल भी इन्हीं को बोला जाता है। इसमें नर या मादा अलग नहीं होते हैं, अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, टीनिया जिसे फीताक्रम बोलते हैं, फैसियोला जिसे पर्णक्रम बोलते हैं, और प्लेनेरिया। 3 उदाहरण है। जहाँ पर उदाहरण कम है तो आप ट्रिक ना बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि आपको भूल जाएगा। ट्रिक ज़्यादा नामों की ही बनाएं, कम नामों को आप साधारणतया ही याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए चित्र, देखिए उसका रह गया था, ये टीनोफोरा का चित्र है। इसमें ये देखिए, ये पाई जा रही हैं, ये हरी वाली, ये 8 कंकड़धर पट्टियाँ हैं, और ये जो निकले हुए हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को टेंटिकल्स बोलते हैं। 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं और 8 पट्टियाँ पाई जाती हैं। और ये चित्र किसके हैं, ये चित्र हैं अपने प्लेंटिहेल्मिन्थेज के। ये पहला चित्र है फीताक्रम टीनिया का, और ये दूसरा चित्र है फैसियोला का, पर्णक्रमी का। आगे बढ़ते हैं, आगे संघ इसके एल्मेंथेज, जिसे क्या बोला जाता है, गोलक्रमी। गोलक्रमी क्यों बोला जाता है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला है। इसके एल्मेंथेज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गोलक्रमी बोलते हैं। ये मुक्त जीवी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरकी तथा कोट प्रगोही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। आहार नाल पूर्ण होती है, आपको वहाँ बता चुके, जिनमें सुपरिवर्धन पेशी ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर की अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात नर व मादा अलग होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। ये हाईलाइट कर लीजिए कि जो मादा होती है वो नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन होने का क्या मतलब है, इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। शिशु वयस्क के ही समान दिखते हैं, अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्कैरिस गोलक्रमी जिसे बोलते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एस्कैरिस गोलक्रमी, ऊचेरिया फाइलेरिया क्रमी तथा एनसाइलोस्टोमेटा अंकुश क्रमी बोलते हैं इनको। अगर आप इसकी ट्रिक याद करना है, हम तो कहेंगे कि इसकी ट्रिक नहीं, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। इसकी ट्रिक है वाह वाह, WAA, वाह। वाह खाया है पहले, वाह एक आती थी, वाह, WAA। ये हमारा थोड़ा आगे निकल गया है, उसको सही से बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। वाह है, W से ऊचेरिया, A से एस्कैरिस, और दूसरे से एनसाइलोस्टोमेटा। आज बहुत दिनों बाद वाह की याद आ गई। वाह एक पान मसाला आता था बहुत पहले, उससे वाह की याद आ गई, वाह। ठीक है, आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं संघ एनिलिडा। आज संघ एनिलिडा तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आगे का भाग 2 में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, जिससे
समझाने में फिर टाइम आगे समय कम पड़ने लगता है, इसलिए आपको हम अच्छे से समझाएंगे। आज एनिलीडा का चेक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जितने फाइलम हैं उसको दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। एनिलीडा के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममित तथा त्रिकोणिकी क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। आपको ट्रिक भी याद करवा के आए हैं पीछे कि खंडी भवन किस में पाया जाता है। ट्रिक आप याद किए हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये देखिए बीच बीच में बोला गया है कहाँ कहाँ पर खंडी भवन होता है, लेकिन हमने आपको एक ही जगह बता दिया, इसलिए याद रखिएगा। लैटिंग एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। एनेलिडा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एनेलिडा बोलते हैं। लैटिन शब्द एनुलस से आया है जिसका अर्थ है सूक्ष्म वलय। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। लैटिन शब्द एनुलस से आया है जिसका अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म वलय। इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से बन चुका है, इसे भी हाईलाइट कीजिए कि इनमें अनुदैर्घ्य और वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। जली एनालिड जैसे कि नेरिस में पार्श्वपाद पाए जाते हैं। पार्श्वपाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरापोडिया पाए जाते हैं। ये नेरिस का चित्र है, इनमें जो ये साइड में दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें पैरापोडिया बोलते हैं, जो क्या काम करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। ये देखिए लिखा भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पैरापोडिया होते हैं क्या काम करते हैं। पैरापोडिया तैरने के काम में सहायता करते हैं। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र आपको उसकी भी ट्रिक बता चुके हैं कि किसमें खुला किसमें बंद पाया जाता है। वृक्कक को क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियम बोलते हैं। एक वचन नेफ्रीडिया बोला जाता है बहुवचन को, और एक वचन को क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियम बोलते हैं। परासरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं एक वचन गैंग्लियन होते हैं जो पार्श्व तंत्रिका द्वारा दोहरी या धर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो नेरिस अपना होता है वो एक लिंगाश्रयी होता है, और जो अपनी ये जोंक होती है, केंचुआ और जोंक, ये कैसे होते हैं, केंचुआ जोंक उभय लिंगाश्रयी होते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, नेरिस फेरेटिमा। नेरिस फेरेटिमा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर कामा लगा लीजिएगा, नेरिस। उसके बाद फेरेटिमा को केचुआ बोलते हैं तथा हीरोडिनेरिया जिसे रक्त चूसक जोक बोलते हैं। इस प्रकार हम ये देखिए इसका चित्र भी देख लीजिए। ये पहला का है, ये पहला पहला है नेरिस का है। ये नेरिस है जो जल में पाया जाता है, और ये जोंक है, ये भी जल में पाई जाती है लेकिन बाहर भी ये आपको कभी कभी देखने को मिल जाती है। इसमें ये मादा की चित्र हो गया जो लंबा है, और ये लंबी है ये नर का हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये चित्र देख चुके हैं। और यहाँ पर एक टेबल रहे, ये देखिए ये चित्र किसका है, ये नीडोब्लास्ट सेल है, जो इनमें नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, ये उसका चित्र है। और ये पॉलीपाप मेडुसा को बता ही चुके हैं आपको। इसके बाद यहाँ पर ये एक तालिका रह गई है, ये यहाँ पर देखिए सबके बारे में बताया गया है। इस तालिका से आप सबके बारे में आसानी से याद कर सकते हैं। इसको हम भूल गए थे बताना, याद आ गई तो बता दें आपको। इसमें देखिए कोशिका स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है, आपको वैसे तो बता चुके हैं लेकिन तालिका के माध्यम से नहीं बताया है। पोरीफेरा में पाया जाता है, आपको बता चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, अंग तंत्र या ऊतक अंग तंत्र आते हैं। उसमें अरी सम्मित किसमें पाई जाती है, नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा तथा ट्रिनोफोरा। नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा बोलते हैं। इसके बाद एक और आता है इकाइनोडर्मेटा, वयस्क इकाइनोडर्मेटा में अरी सम्मित होती है। उसके बाद ये द्विपार्श्व बाइलेटरल सम्मित किसमें पाई जाती है, बिना गुहा का गुही होता है प्लेंटी एल्मेंथीज, कूट गुही होता है एस्के एल्मेंथीज। उसके बाद जो सत्व गुहा युक्त गुही किस कौन कौन होते हैं, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक आपको ये बता चुके हैं।
देखिए यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में स्टार बनाया हुआ है। ये देखिए स्टार के बारे में क्या लिखा है। इकाइनोडर्मेटा के जीवन चक्र अवस्था के अनुसार अरीय या द्विपार्श्व समेत दोनों पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता चुके थे, लेकिन एक बार इस टेबल के माध्यम से भी आपको बता दिया। इस प्रकार इसका हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे से काफ़ी इसकी ट्रिकें देख चुके हैं। और इसके नोट्स आपको हम कहाँ देंगे, टेलीग्राम लिंक पर देंगे, टेलीग्राम पर देंगे। और टेलीग्राम की लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। वहाँ से आप जाकर इसके हाईलाइटेड नोट्स और ट्रिकें आसानी से देख सकते हैं जाके। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आपको टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।